नमस्कार। हम सबको पता है कि जिंदा रहने के लिए खाना कितना जरूरी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये खाना आता कहाँ से है? और हमारी जो आबादी लगातार बढ़ रही है, उसके लिए इसे हमेशा उगाते कैसे रहेंगे? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि चुनौती आखिर है कितनी बड़ी, और इसकी शुरुआत होती है इस एक नंबर से। भारत की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है और ये लगातार बढ़ ही रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास खेती के लिए जमीन तो उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ रही। तो फिर इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरेगा? इसका जवाब सिर्फ ज्यादा जमीन पर खेती करने में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? इस मुश्किल को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले भोजन की असली चुनौती क्या है वो जानेंगे। फिर देखेंगे कि फसल की खेती में कैसे एक क्रांति लाई जा सकती है। इसके बाद हम आधुनिक पशुपालन की दुनिया में चलेंगे और आखिर में भविष्य के स्मार्ट खेती के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी भोजन की सबसे बड़ी चुनौती से और उन 2 क्रांतियों की कहानी से जिन्होंने भारत की खाने की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने इस चुनौती का सामना पहले नहीं किया है। हरित क्रांति से हमने अनाज का उत्पादन बढ़ाया और श्वेत क्रांति से दूध का, और ये दोनों ही कोशिशें अपने अपने समय में जबरदस्त सफल रहीं। लेकिन इन सफलताओं की एक कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। इन क्रांतियों के दौरान हमारे कुदरती संसाधनों जैसे कि पानी और मिट्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरने लगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी, और इससे क्या हुआ? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा। तो अब जरूरी ये है कि हम उत्पादन तो बढ़ाएं, पर पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो चलिए अब हमारी दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि फसलों की पैदावार में ये क्रांति लाई कैसे जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 कदमों वाला तरीका है। ये 3 कदम हैं। पहला, बीजों को बेहतर बनाकर फसल की किस्मों में सुधार करना। दूसरा, फसल उगाने का सही मैनेजमेंट। और तीसरा, फसल को हर तरह के नुकसान से बचाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं किस्मों में सुधार से। तो पहला कदम यानी किस्मों में सुधार एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तकनीक से होता है, जिसे कहते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है कि अलग-अलग गुणों वाले पौधों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है, ताकि हमें एक ऐसी नई सुपर किस्म मिले जिसमें दोनों के अच्छे गुण हों, जैसे कि पैदावार भी ज्यादा हो और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी। और हाँ, ये सुधार करते वक्त हमें भारत के अलग-अलग मौसमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे यहाँ मोटे तौर पर 2 फसल मौसम हैं। एक है खरीफ, जो मानसून में होती है, जिसमें धान और मक्का जैसी फसलें होती हैं, और दूसरी है रबी, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं और सरसों। तो मतलब हर मौसम और हर इलाके के लिए हमें खास किस्म के बीजों की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, यानी उत्पादन का मैनेजमेंट। देखिए, जैसे हमें बड़े होने के लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है, पौधों को भी होती है। वे कुछ पोषक तत्व तो हवा और पानी से ले लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन बाकी के जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, वो उन्हें मिट्टी से मिलते हैं। इन सभी पोषक तत्वों का सही बैलेंस ही एक अच्छी फसल का राज है। और तीसरा और आखिरी कदम है सुरक्षा। सिर्फ अच्छी फसल उगा लेना ही काफी नहीं होता, उसे खरपतवार, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना भी तो पड़ता है। और जब फसल कट जाए तो उसे सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हमारी सारी मेहनत बेकार न चली जाए। फसलों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हमारे भोजन के दूसरे सबसे बड़े स्रोत की, यानी पशुपालन की। चलिए देखते हैं कि आज के ज़माने में ये सिर्फ पारंपरिक खेतीबाड़ी से कहीं ज़्यादा कैसे बन गया है। ठीक जैसे फसलों में होता है, पशुओं में भी नस्ल सुधार पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गायों का संकरण। जो हमारी देशी नस्लें हैं, जैसे साहीवाल, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता गजब की होती है। वहीं जर्सी जैसी विदेशी नस्लों का दूध देने का समय काफ़ी लंबा होता है। तो जब इन दोनों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है, तो हमें एक ऐसी सुपर नस्ल मिलती है जिसमें दोनों की अच्छी बातें होती हैं। पशुपालन में सिर्फ गाय भैंस ही नहीं आते, कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग भी बहुत अहम है। यहाँ भी किस्मों का चुनाव इस बात पर होता है कि हमारा मकसद क्या है।
अंडे पाने के लिए लेयर मुर्गे मुर्गियों को पाला जाता है, जबकि मांस के लिए ब्रॉयलर को। अच्छा, अब जरा मछली उत्पादन की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे मिश्रित मछली संवर्धन कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। एक ही तालाब में 5 से 6 अलग-अलग तरह की मछलियों को एक साथ पालना। ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत मज़ेदार तरीके से। इसमें ऐसी मछलियां चुनी जाती हैं जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई ना करें। जैसे कतला मछली तालाब की सतह से अपना खाना लेती है, तो रोहू बीच के हिस्से से। मृगल और कॉमन कार्प जैसी मछलियां तली में अपना भोजन ढूंढती हैं, और ग्रास कार्प तो खरपतवार ही खाकर साफ कर देती है। इससे होता यह है कि तालाब में मौजूद हर तरह के भोजन का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। और ये रहीं वो कुछ मछलियां जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे कि कतला और रोहू। यही इस पूरे सिस्टम की जान है। ये तरीका इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हम कैसे कम जगह और कम संसाधनों में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अब हम अपने इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। भविष्य सिर्फ अलग-अलग चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने का नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से इन सबको एक साथ जोड़ने का है। इसी को कहते हैं समपोषणीय खेती, मतलब ऐसी खेती जो लंबे समय तक चले और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। इसमें मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और खेती के साथ साथ पशुपालन को जोड़ने जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। इससे किसानों का जोखिम भी कम होता है और खेत एक संतुलित सिस्टम की तरह काम करता है। इस मिली-जुली सिस्टम का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है मधुमक्खी पालन। इसने किसानों को बहुत कम लागत में शहद और मोम के रूप में एक्स्ट्रा इनकम तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा ये है कि मधुमक्खियां कई फसलों के परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जिससे फसल की पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। और हाँ, शहद कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खियों को आसपास कैसे फूल मिल रहे हैं। तो अंत में हम वापस अपने उसी मूल सवाल पर आते हैं। असली चुनौती सिर्फ ज्यादा पैदा करने की नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने की है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हों, असरदार हों और सुरक्षित हों। अब सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे।